हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद साधना में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता, जिसको लिखा है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने। पिछले भाग में आपने देखा था कि डॉक्टर साहब विनती को लेकर सुधा को बुलाने के लिए गए हैं, जहां दिल्ली में सुधा की तबीयत खराब हो जाती है और सुधा का कोई भी खत चंदर को नहीं मिलता। सपने में चंदर एक बहुत बुरा सपना देखता है और वह पम्मी का खत जब आता है तो बर्टी से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर बर्टी एक शिकारी के भेष में है और उसका दिमाग अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है, जबकि पम्मी ने खत में लिखा था कि उसका दिमाग और स्वास्थ्य दोनों ठीक हो चुके हैं और वह एक लड़की को भी शादी करने के लिए ले आता है जिसका नाम जैनी है। उसके बाद जब सुधा घर पर आ जाती है तो वो चंदर से लिपट जाती है और चंदर उसको झकझोर देता है, अलग हटा देता है। सुधा बहुत रोती है और दोनों में बातचीत नहीं होती। उसके बाद सुधा खाना लेकर जब चंदर को ऊपर देने के लिए जाती है तो चंदर अपनी गलती महसूस करता है और सुधा को समझाता है। उससे आगे उल्लास और रोशनी का मलय पवन फिर लौट आया था। फिर एक बार चंदर सुधा और विनती के प्राणों का विभोर कर गया था कि सुधा को महीने भर बाद ही जाना है और सुधा भूल गई थी कि शाहजहाँपुर से भी उसका कोई नाता है। विनती का इम्तिहान हो गया था और चंदर अक्सर सुधा और विनती के ब्याह के लिए गहने और कपड़े खरीदने जाते थे। जिंदगी और फिर खुशी के हिलोरों पर झूलने लगी थी। विनती का ब्याह उतरते हगवन में होने वाला था। अब तो 2.5 महीने रह गए थे। सुधा और चंदर जाकर कपड़े खरीदते और लौटकर विनती की जबरदस्ती पहनाते थे। गुड़िया की तरह उसे सजाकर खूब हंसते। दोनों के बड़े बड़े हौसले थे विनती के लिए। सुधा विनती को सलवार और चुन्नी का एक सेट और गरारा और कुर्ते का एक सेट देना चाहती थी। चंदर विनती को हीरे की एक अंगूठी देना चाहता था। चंदर विनती को बहुत स्नेह करने लगा था। वह विनती के ब्याह में भी जाना चाहता था, लेकिन गांव का मामला, कान्य कुब्जों की बारात, शहर में सुधा, विनती और चंदर को जितनी आज़ादी थी उतनी वहाँ भला क्यों कर हो सकती थी। फिर कहने वालों की जबान, कोई क्या कह बैठे, यही सब सोचकर सुधा ने चंदर को मना कर दिया। इसीलिए चंदर यहीं विनती को जितने उपहार और आशीर्वाद देना चाहता था दे रहा था। सुधा का बचपन लौट आया और दिन भर उसकी शरारतों और किलकारियों से घर हिलता था। सुधा ने चंदर को इतनी ममता में डुबो लिया था कि वह क्षण भर चंदर को अपने से अलग नहीं होने देती थी। चंदर घर में रहता देर तक। सुधा उसे अपने दुलार में, अपनी सांसों की गरमाई में समेटे रहती थी। चंदर के माथे पर वह हर क्षण वह जाने कितना स्नेह बिखरती रहती थी। एक दिन चंदर आया तो देखा कि विनती कहीं गई है और सुधा चुपचाप बैठी हुई बहुत से पुराने खतों को संभाल रही है। एक गंभीर उदासी का बादल घर में छाया हुआ है। चंदर आया, देखा सुधा आंखों से आंसू भरी बैठी है। क्या बात है सुधा? रुखसती की चिट्ठी आ गई चंदर, परसों शंकर बाबू आ रहे हैं। चंदर के हृदय की धड़कनों पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। वह चुपचाप बैठ गया। अब सब खत्म हुआ चंदर, सुधा ने बड़ी ही करुण मुस्कान से कहा। अब साल भर के लिए विदा और उसके बाद जाने क्या होगा। चंदर कुछ नहीं बोला, वहीं लेट गया और बोला, सुधा दुखी मत हो, आखिर कैलाश इतना अच्छा है, शंकर बाबू इतने अच्छे हैं, दुख किस बात का। रहा मैं तो अब मैं सशक्त रहूंगा, तुम मेरे लिए मत घबराओ। सुधा एकटक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर तुम्हारे जैसे सब क्यों नहीं होते, तुम सचमुच इस दुनिया के योग्य नहीं हो। ऐसे ही बने रहना चंदर मेरे, तुम्हारी पवित्रता ही मुझे जिंदा रख सकेगी, वरना मैं तो जिस नरक में जा रही हूँ तुम उसे नरक क्यों कहती हो, मेरी समझ में नहीं आता। तुम समझ नहीं सकते, तुम अभी बहुत दूर हो इन बातों से। लेकिन सुधा बड़ी देर तक चुप रही, फिर सब खत एक और खिसका दी और बोली, चंदर उनमें सब कुछ है, वे बहुत अच्छे हैं, बहुत खुले विचारों के हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, पर कहीं से कोई बंधन नहीं है। लेकिन इस सारे स्वर्ग का मोल जो देकर चुकाना पड़ता है, उससे मेरी आत्मा का कण कण विद्रोह कर उठता है। और सहसा घुटनों में मुंह छुपाकर रो पड़ी। चंदर उठा और सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोला, छी ऐसे मत रो सुधा, अब तो जैसा है जो कुछ भी है बर्दाश्त करना पड़ेगा। कैसे करूं चंदर, वो इतने अच्छे हैं और इसके अलावा इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि मैं उनसे क्या कहूं, कैसे कहूं। सुधा बोली, जाने दो सुधी, जैसे जिंदगी हो वैसा निवाह करना चाहिए, इसी में सुंदरता है। और जहां तक मेरा ख्याल है, वैवाहिक जीवन में प्रथम चरण में ही यह नशा रहता है, फिर किसको यह सोचता है। आओ चलो चाय पिए, उठो, पागलपन नहीं करते।
परसों चली जाओगी, रुलाकर नहीं जाना चाहता। उठो। चंदर ने अपने मन की जुगुप्सा पीकर ऊपर से बहुत स्नेह से कहा। सुधा उठी और चाय ले आई। चंदर ने अपने हाथ से एक कप में चाय बनाई और सुधा को पिलाकर उसी में पीने लगी। चाय पीते पीते सुधा बोली, चंदर तुम ब्याह मत करना, तुम इसके लिए नहीं बने हो। चंदर सुधा को हंसाना चाहता था। चल स्वार्थी कहीं की, क्यों ना करूं ब्याह, जरूर करूंगा, और जनाब दो दो करूंगा। अपने आप तो कर लिया और मुझे उपदेश दे रही हो। सुधा हंस पड़ी। चंदर ने कहा, बस ऐसे ही हंसते रहना हमेशा, हमारी याद करके, और अगर रोई तो समझ लो हम उसी तरह फिर शांत हो उठेंगे जैसे अभी तक थे। फिर प्याला सुधा के होठों से लगाकर बोला, अच्छा सुधी, कभी तुम सुनो कि मैं उतना पवित्र नहीं रहा जितना कि हूँ, तो तुम क्या करोगी? कभी मेरा व्यक्तित्व अगर बिगड़ गया तब क्या होगा? होगा क्या? मैं रोकने वाली कौन होती हूँ? मैं खुद ही क्या रोक पाई अपने को? लेकिन चंदर तुम ऐसे ही रहना, तुम्हें मेरे प्राणों की सौगंध है, तुम अपने को बिगाड़ना मत। चंदर हंसा। नहीं सुधा, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है, मैं कभी गिर नहीं सकता जब तक तुम मेरी आत्मा में गुथी हो। तीसरे दिन शंकर बाबू आ गए और सुधा चंदर के पैरों की धूल माथे पर लगाकर गई। इस बार वह रोई नहीं थी, शांत थी, जैसे वक्ष स्थल पर जाता हुआ बेबस अपराधी, बध स्थल पर जाता हुआ बेबस अपराधी। जब तक आसमान में बादल रहते हैं तब तक झील के बादलों की छां रहती है। बादलों के खुल जाने के बाद कोई भी झील उसकी छां को सुरक्षित नहीं रख पाती। जब तक सुधा थी, चंदर की जिंदगी का फिर एक उल्लास और उसकी ताकत लौट आई थी। सुधा के जाते ही वह फिर सब कुछ खो बैठा। उसके मन में कोई स्थायित्व नहीं था। लगता था जैसे वह एक जलागार है जो बहुत गहरा है, लेकिन जिसमें हर चांद, सूरज, सितारे और बादल की छां पड़ती है, और उनके चले जाने के बाद फिर वह उनका प्रतिबिंब धो डालता है और बदलकर फिर वैसा ही हो जाता है। कोई भी चीज पानी को रंग नहीं पाती, उसे छू नहीं पाती, और लहरों में उनकी छाया का रूप विकृत हो जाता है। चंदर को चारों ओर की दुनिया सहज गुजरते हुए बादलों का निस्सार तमाशा सी लग रही थी। कॉलेज की चहल पहल, ढलती हुई बरसात का पानी, थीसिस और डिग्री बर्टी का पागलपन और पम्मी के खत, ये सभी उसके सामने आते और सपनों की तरह गुजर कर चले जाते थे। कोई चीज उसके हृदय को छू न पाती। ऐसा लगता था कि चंदर एक खोखला व्यक्ति है जिसमें सिर्फ एक सापेक्ष अंतःकरण मात्र है, कोई निरपेक्ष आत्मा नहीं, और हृदय भी जैसे समाप्त हो गया था, एक जलहीन हल्के बादल की तरह। वह हवा के हर झोंके पर तैर रहा था, लेकिन टिकता कभी भी नहीं था। उसकी भावनाएं, उसका मन, उसकी आत्मा, उसके प्राण, सब कुछ सो गया था, और वह पहले जैसे नींद में चल रहा था, नींद में सब कुछ कर रहा था। जाने के 8-9 रोज बाद सुधा का खत आ गया। मेरे भाग्य, मैं इस बार तुम्हें जिस तरह छोड़ आई हूँ उससे मुझे पल भर को चैन नहीं मिलता। अपने को तो बेच चुकी, अपने मन के मोती को कीचड़ में फेंक चुकी। तुम्हारी रोशनी को ही देखकर कुछ संतोष है। मेरे दीपक, तुम बुझना मत, तुम्हें मेरे स्नेह की लाज है। मेरी जिंदगी का नरक फिर मेरे अंगों में विधना शुरू हो गया है। तुम कहते हो कि जैसे हो निभाह करना। तुम कहते हो कि अगर मैंने उनसे निभाह नहीं किया तो यह तुम्हारे प्यार का अपमान होगा। ठीक है, मैं अपने लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए निभाह करूंगी, लेकिन मैं कैसे संभालूं अपने को? दिल और दिमाग बेबस हो रहे हैं, नफरत से मेरा खून उबला जा रहा है। कभी कभी जब तुम्हारी सूरत सामने होती है तो जैसे अपना दुख भूल जाती हूँ, लेकिन अब तो जिंदगी का तूफान जाने कितना तेज होता जा रहा है। लगता है तुम्हें भी मुझे खींच कर अलग कर देगा, लेकिन तुम्हें अपने देवत्व की कसम है, तुम मुझे अब अपने हृदय से दूर न करना। तुम नहीं जानते, तुम्हारी याद के ही सहारे यह नरक झेलने में समर्थ हूँ। तुम मुझे कहीं छुपा लो, मैं क्या करूं? मेरा अंग अंग मुझ पर व्यंग कर रहा है। आंखों की नींद खत्म है, पाँव में इतना तीखा दर्द है कि कुछ कह नहीं सकती। उठते बैठते चक्कर आने लगे हैं, कभी कभी बदन कांपने लगता है। वह आज बरेली गए हैं तो लगता है मैं आदमी हूँ। तभी तो मैं लिख भी रही हूँ। तुम दुखी मत होना। चाहती थी कि तुम्हें न लिखूं, लेकिन बिना लिखे मन नहीं मानता। मैंने मेरे अपने, तुमने तो यही सोचकर भेजा था कि इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, लेकिन कौन जानता था कि फूल में भी कीड़े होंगे। अच्छा, अब माँ जी नीचे बुला रही हैं, चलती हूँ।
देखो, अपने किसी खत में इन सब बातों का जिक्र मत करना और इसे फाड़ कर फेंक देना। तुम्हारी अभागिन सुधी। चंदर को खत मिला तो एक बार जैसे उसकी मूर्छा टूट गई। उसने खत लिया और बिनती को बुलाया। बिनती हाथ में साग और डलिया लिए आई और पास बैठ गई। चंदर ने वह खत बिनती को दे दिया। बिनती ने पढ़ा और चंदर को वापस दे दिया और चुपचाप तरकारी काटने लगी। वह उठा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद बिनती चाय लेकर आई और चाय रखकर बोली, आप दीदी को कब खत लिख रहे हैं? मैं नहीं लिखूंगा, चंदर बोला। क्यों? क्या लिखूं बिनती, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ झल्लाकर चंदर ने कहा। बिनती चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद चंदर बड़े मुलायम स्वर में बोला, बिनती, एक दिन तुमने कहा था कि मैं देवता हूँ, तुम्हें मुझ पर गर्व है। आज भी तुम्हें मुझ पर गर्व है? पहले से ज्यादा, बिनती बोली। अच्छा, ताज्जुब है, चंदर बोला। अगर तुम जानती कि आजकल कभी कभी मैं क्या सोचता हूँ तो तुम्हें ताज्जुब होता। तुम जानती हो, सुधा के इस खत से मुझे जरा सा भी दुख नहीं हुआ, सिर्फ जल्लाहट हुई है। मैं सोच रहा था कि क्यों सुधा इतना स्वांग भरती है दुख और अंतर्द्वंद का। किस लड़की को यह सब पसंद नहीं? किस लड़की के प्यार में शरीर का अंश नहीं होता है? लाख प्रतिभाशालिनी लड़कियां हों, लेकिन अगर वे किसी को प्यार करेंगी तो उसे भी अपनी प्रतिभा नहीं देंगी, अपना शरीर ही देंगी। और यदि वह अस्वीकार कर लिया जाए तो शायद प्रतिहिंसा से भी तड़प उठेंगी। अब तो मुझे लगने लगा है कि सेक्स ही प्यार है, प्यार का मुख्य अंश है, बाकी सभी कुछ उसकी तैयारी है। उसके लिए एक समुचित वातावरण और विश्वास का निर्माण करना है। जाने क्यों मुझे इस सब से बहुत नफरत हो जाती है। अभी तक मैं सेक्स और प्यार को दो चीजें समझता था, प्यार पर विश्वास करता था, सेक्स से नफरत। अब मुझे दोनों एक ही चीजें लगती हैं। और जाने कैसी अरुचि सी हो गई है जिंदगी से। तुम्हारी क्या राय है बिनती? मेरी? अरे, हम बेपढ़े लिखे आदमी, हम क्या आपसे बात करेंगे? लेकिन एक बात है, ज्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। क्यों? चंदन ने पूछा। पढ़ने लिखने से ही आप और दीदी जाने क्या क्या सोचते हैं। हमने देहात में देखा है कि वहाँ लड़कियां समझती हैं कि उन्हें क्या करना है, इसीलिए कभी इन सब बातों पर अपना मन नहीं बिगाड़ती। बल्कि हमने तो देखा है कि सभी शादी के बाद मोटी होकर आती हैं, और दीदी अब छोटी सी ही नहीं, ऐसी उनकी तबीयत खराब हो जाए। यह सब मन में घुटने का नतीजा है। जब यह होना ही है तो क्यों दीदी दुखी हो जाती हैं? उन्हें तो और मोटी हो जाना चाहिए, विनती बोली। इस समस्या का इतना सरल समाधान सुनकर चंदर को हंसी आ गई। अब तुम ससुराल जा रही हो, मोटी होकर आना। धत, आप तो मजाक करने लगे। लेकिन बिनती, तुम इस मामले में बड़ी विद्वान मालूम होती हो। अभी तक यह विद्वता कहाँ छिपा रखी थी? नहीं, आप मजाक न बनाइए। मैं सच बताऊं कि देहाती लड़कियां शहर की लड़कियों से ज्यादा होशियार होती हैं इन सब मामलों में। सच? चंदर ने पूछा। वह गांव की जिंदगी को बेहद निरीह समझता था। हाँ और क्या, वहाँ इतना दुराव, इतना गोपन नहीं है। सब कुछ उनके जीवन का उन्मुक्त है, और ब्याह के पहले ही वहाँ लड़कियां सब कुछ। अरे नहीं, चंदर ने बेहद ताज्जुब से कहा। लो, यकीन नहीं होता तो आपको? मुझे कैसे मालूम हुआ इतना? मैं आपसे कुछ नहीं छिपाती। वहाँ तो सब लोग इतने स्वाभाविक समझते हैं कि जितना खाना पीना, हंसना बोलना। बस लड़कियां इस बात में सचेत रहती हैं कि किसी मुसीबत में ना फंसे। चंदर चुपचाप बैठा चाय पीता रहा। आज तक वह जिंदगी को कितना पवित्र मानता था, लेकिन जिंदगी कुछ और ही है। जिंदगी अभी भी वह है जो सृष्टि के आरंभ में थी, और दुनिया कितनी चालाक है, कितनी बुलावा देती है। अंदर से मन में जहर छिपाकर भी होठों पर कैसी अमृतमयी मुस्कान छलकाती रहती है। यह बिनती जो इतनी शांत, संयत और भोली लगती थी, इसमें सभी गुण भरे हैं इस दुनिया में। चंदर ने जिंदगी को परखने में कितना बड़ा धोखा खाया है। जिंदगी यह है मांस, लता और प्यास, और उसके साथ साथ अपने को छिपाने की कला। वह बैठा बैठा सोचता रहा। सहसा उसने पूछा, बिनती, तुम भी देहात में रही हो और सुधा भी, तुम लोगों की जिंदगी में वह सब कभी आया? बिनती क्षण भर चुप रही, फिर बोली, क्यों, क्या नफरत करोगे सुनकर? नहीं बिनती, जितनी नफरत और अरुचि दिल में आ गई है उससे ज्यादा आ सकती है भला। बताना चाहूँ तो बता दो। अब मैं जिंदगी को समझना चाहता हूँ। वास्तविकता के स्तर पर, चंदर ने गंभीरता से पूछा। मैंने आपसे कुछ नहीं छिपाया, न अब छिपाऊंगी। पता नहीं क्यों दीदी से भी ज्यादा आप पर विश्वास जमता जा रहा है। सुधा दीदी की जिंदगी में तो यह सब नहीं आ पाया।
वे बड़ी विचित्र सी थीं, सबसे अलग रहती थीं और पढ़ती और कमल के पोखरे में फूल तोड़ती थीं बस। मेरी जिंदगी में। चंदर ने चाय का प्याला खिसका दिया। जाने किस भाव से उसने बिनती के चेहरे की ओर देखा। वह शांत थी, निर्विकार थी और बिना किसी हिचक के कहती जा रही थी। चंदर चुप था। बिनती ने अपने पाँव से चंदर के पाँव की उंगलियां दबाते हुए कहा, पूछा, क्या सोच रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? जाने दो, मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों करती हो? चंदन ने पूछा। जाने क्यों, यहाँ आकर मैंने दीदी के साथ आपका व्यवहार देखा, फिर पम्मी वाली घटना हुई, मेरे तन मन में एक विचित्र सी श्रद्धा आपके लिए छा गई। जाने कैसी अरुचि मेरे मन में दुनिया के लिए थी, आपको देखकर मैं फिर स्वस्थ हो गई। ताज्जुब है, तुम्हारे मन की अरुचि दूर हो गई दुनिया के प्रति और मेरे मन की अरुचि बढ़ गई। कैसे अंतर्विरोध होते हैं मन की प्रतिक्रियाओं में। एक बात पूछूं मिनती, तुम मेरे समीप रही हो, सैकड़ों बार हुआ जो मेरे विषय में तुम्हारे मन में शंका पैदा कर देता। तुम सैकड़ों बार मेरे सिर को अपने वक्ष पर रखकर मुझे सांत्वना दे चुकी हो। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम जानती हो मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। फिर यह सब क्या है, क्यों है? विनीति चुप रही। पता नहीं क्यों है, मुझे इसमें कोई भी पाप नहीं दिखा और कभी दिखा भी तो मन ने कहा आप इतने पवित्र हैं, आपका चरित्र इतना ऊंचा है कि मेरा पाप आपको छूकर भी पवित्र हो जाएगा। लेकिन बिनती, बस, बिनती ने चंदर को टोक कर कहा, इससे आगे आप कुछ मत पूछिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चंदर चुप हो गया। चंदर जितना सुलझाने का प्रयास कर रहा था, चीजें उतनी ही उलझती जा रही थीं। सुधा ने जिंदगी का एक पक्ष चंदर के सामने रखा था, बिनती उसे दूसरी दुनिया में खींच लाई। कौन सच है कौन झूठ, वह किसका तिरस्कार करे किसको स्वीकार करे। अब सुधा गलती पर है तो चंदर का जिम्मा है। चंदर ने सुधा की हत्या की है। लेकिन कितनी भिन्न है दोनों बहनें। बिनती कितनी व्यवहारिक, कितनी यथार्थ संयत, और सुधा कितनी आदर्श, कितनी कल्पनामयी, कितनी सूक्ष्म, कितनी ऊंची, कितनी सुकुमार और पवित्र। जीवन की समस्याओं के अंतर्विरोधों में जब आदमी दोनों पक्षों को समझ लेता है, तब उसके मन में एक ठहराव आ जाता है। वह भावना से ऊपर उठकर स्वच्छ बौद्धिक धरातल पर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगता है। चंदर अब वासना से हटकर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगा था। वह अब भावना से डरता था। भावना के तूफान में इतनी ठोकरें खाकर अब उसने बुद्धि की शरण ली थी और एक पलायनवादी की तरह वह भावना से भागकर बुद्धि की एकांगिता में छिप गया था। कभी भावुकता से नफरत करता था, अब वह भावना से ही नफरत करने लगा था। इस नफरत का भोग सुधा और विनती दोनों को ही भुगतना पड़ा। सुधा को उसने एक भी खत नहीं लिखा और विनती से एक दिन भी ठीक से बात नहीं की। जब भावना और सौंदर्य के उपासक को बुद्धि और वास्तविकता की ठेस लगती है, तब वह सहसा कटुता और व्यंग से उबल उठता है। इस वक्त चंदर का मन भी कुछ ऐसा ही हो गया था। जाने कितनी जहरीले कांटे उसकी वाणी में उगाए थे, जिन्हें वह कभी किसी को चुभाने से बाज नहीं आता था। एक निर्मम निरपेक्षता से वह अपने जीवन में सीमा में आने वाले हर व्यक्ति को कटुता के जहर से अभिषिक्त करता चला जा रहा था। सुधा को वह कुछ नहीं लिख सकता था। पम्मी यहाँ थी नहीं, ले देकर बची अकेली बिनती, जिसे इन जहरीले वाड़ों का शिकार होना पड़ रहा था। सितंबर बीत रहा था और वह गांव जाने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर साहब ने दिसंबर तक की छुट्टी ली थी और वे भी गांव जाने लगे थे। शादी के महीने भर पहले से उसका जाना जरूरी था। चंदर खुश नहीं था, नाराज नहीं था। एक स्वर्ग भ्रष्ट देवदूत जैसे पिशाचों ने खरीद लिया हो, उन्हीं की तरह वह जिंदगी के सुख दुख को ठोकर मारता हुआ किनारे खड़ा सभी पर हंस रहा था। खास तौर से नारी, उसके मन का सारा जहर बिखरने लगा था और उनमें उसे यह भी अक्सर ध्यान नहीं रहता था कि वह किससे क्या बात कर रहा है। बिनती सब कुछ चुपचाप सहती जा रही थी। बिनती को सुधा की तरह रोना नहीं आता था, न उसकी चंदर इतनी परवाह ही करता था जितनी सुधा की। दोनों में बातें भी बहुत कम होती थीं, लेकिन बिनती मन ही मन दुखी थी। वह क्या करे। एक दिन उसने चंदर के पैर पकड़कर बहुत अनुनय से कहा, आपको यह क्या होता जा रहा है? अगर आप ऐसे ही करेंगे तो हम दीदी को लिख देंगे। चंदर बड़ी भयावनी हंसी हंसा। दीदी को क्या लिखोगी? मुझे अब उसकी परवाह नहीं। वह दिन गई बिनती, बहुत बन लिए हम।
हाँ चंदर बाबू, आप लड़की होते तो समझते। मैं समझता हूँ कैसा दोहरा नाटक खेलती हैं लड़कियाँ, इधर अपराध करना उधर मुखबिरी करना। विनिति चुप हो गई। एक दिन जब चंदर कॉलेज से आया तो उसके सिर में दर्द हो रहा था। वह चुपचाप आकर लेट गया। विनिति ने पूछा, क्यों? तुम्हें क्यों बतलाऊं? तुम मिटा दोगी? विनिति ने चंदर के सिर पर हाथ रखकर कहा, चंदर तुम्हें क्या होता जा रहा है? देखो कैसी हड्डियां निकल आई हैं इधर। इस तरह अपने को मिटाने से क्या फायदा? मिटाने से? चंदर उठकर बैठ गया। मैं मिटाऊंगा अपने को लड़कियों के लिए? छी, तुम लोग अपने को समझती हो क्या? क्या है तुम लोगों में सिवा एक नशीली मांसलत के? इसके लिए मैं अपने को मिटाऊंगा? विनिति ने चंदर को लिटा दिया। इस तरह अपने को धोखा देने से क्या फायदा चंदर बाबू? मैं जानती हूँ दीदी के न होने से आपकी जिंदगी में कितना बड़ा अभाव है, लेकिन दीदी के न होने पर क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब आप खूब समझते हैं। मैं जानती हूँ दीदी होती तो आप इस तरह से मिटाते ना अपने आप को। मैं जानती हूँ दीदी के लिए आपके मन में क्या था। विनती ने सिर में तेल डालते हुए कहा। दीदी के लिए क्या था? चंदर हंसा, बड़ी विचित्र हंसी। दीदी के लिए मेरे मन में एक आदर्शवादी भावुकता थी जो अधकचरे मन की उपज थी। एक ऐसी भावना थी जिसके औचित्य पर मुझे ही विश्वास नहीं था। वह एक सनक थी। सनक? विनती बड़ी देर तक चुपचाप सिर में तेल ठोंकती रही। फिर बोली, अपनी सांसों से बयान बनाई देव मूर्ति पर इस तरह लात तो न मारिए, आपको शोभा नहीं देता। विनती की आंखों में आंसू आ गए थे। कितनी अभागी हैं दीदी। चंदर एकटक विनती की ओर देखता रहा और फिर बोला, मैं अब पागल हो जाऊंगा विनती। मैं आपको पागल नहीं होने दूंगी। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? चंदर फिर हंसा। जाइए आप, अब आप श्रीमती विनती बनने वाली हैं। आपका ब्याह होगा। मैं पागल हो रहा हूँ, इससे क्या हुआ? इन सब बातों से दुनिया नहीं रुकती, शहनाइयाँ बंद नहीं होती, बंधनवार नहीं तोड़े जाते। मैं नहीं जाऊंगी चंदर। अभी तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हारी इतनी ताड़ना और व्यंग सहकर भी तुम्हारे पास रही। अब दुनिया भर की लांछना और व्यंग सहकर तुम्हारे पास रह सकती हूँ। विनती ने तीखे स्वर में कहा। क्यों? तुम्हारे रहने से क्या होगा? तुम सुधा नहीं हो। तुम सुधा नहीं हो सकती हो। जो सुधा है मेरी जिंदगी में वह कोई नहीं हो सकता, समझी? और मुझ पर एहसान मत जताओ। मैं मर जाऊं, मैं पागल हो जाऊं, किसी का साझा। क्यों तुम मुझ पर इतना अधिकार समझने लगी? अपनी सेवा के बल पर? मैं इसका रत्ती भर परवाह नहीं करता। जाओ यहाँ से। और उसने विनती को धकेल दिया। तेल की शीशी उठाकर बाहर फेंक दी। विनती रोती हुई चली गई। चंदर उठा और कपड़े पहनकर बाहर चल दिया। हूँ, ये लड़कियां समझती क्या हैं? एहसान कर रही हैं मुझ पर। विनती के जाने की तैयारी हो गई और लिया दिया जाने वाला सामान पैक हो रहा था। डॉक्टर साहब भी महीने भर की छुट्टी लेकर साथ जा रहे थे। उस दिन की घटना के बाद फिर विनती चंदर से बिल्कुल नहीं बोली थी। चंदर भी कभी नहीं बोला। ये लोग कार पर जाने वाले थे। सारा सामान पीछे आगे लादा जाने वाला था। डॉक्टर साहब कार लेकर बाजार गए। चंदर उनका होल डॉल भी संभाल रहा था। विनती आई और बोली, मैं आपसे बातें कर सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम उस दिन की बात का बुरा मान गई। अमूमन लड़कियां सच्ची बात का बुरा मान जाती हैं। बोलो क्या बात है? चंदर ने इस तरह कहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। विनती की आंखों में आंसू थे। चंदर, आज मैं जा रही हूँ। हाँ, यह तो मालूम है, उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों मैंने क्या अपराध किया चंदर कि तुम्हारा स्नेह खो बैठी। ऐसा ही था चंदर, तो आते ही आते इतना स्नेह तुमने क्यों दिया? मैं तुमसे कभी दीदी का स्थान नहीं मांग रही थी। तुमने मुझे गलत क्यों समझा? नहीं विनती, मैं अब स्नेह इत्यादि पसंद नहीं करता हूँ। पूर्ण परिपक्व मनुष्य हूँ और ये सब भावनाएं अब अच्छी नहीं लगती मुझे। स्नेह वगैरह की दुनिया अब मुझे बड़ी उथली लगती है। तभी चंदर इतने दिन रोते रोते बिताए। तुमने एक बार भी नहीं पूछा जिंदगी में सिवा दीदी और तुम्हारे कौन था? तुमने मेरे आंसुओं की परवाह नहीं की। तुम्हें कसूर नहीं देती, कसूर मेरा ही होगा चंदर। नहीं, कसूर की बात नहीं मिलती। औरतों के रोने की कहाँ तक परवाह की जाए? वे कुत्ते बिल्ली तक के लिए उतने ही दुख से रोती हैं। खैर चंदर, ईश्वर करे तुम जीवन भर इतने मजबूर रहो। मैंने अगर कभी तुम्हारे लिए कुछ किया, वैसे किया भी क्या? अगर कुछ भी किया तो सिर्फ इसीलिए मेरे मन की जाने कितनी ममता तुमने जीत ली, या हमेशा मैं इस बात के लिए पागल रहती थी कि तुम्हें जरा सी भी ठेस न पहुंचे।
मैं क्या कर डालूं तुम्हारे लिए? तुम्हारे मन व्यक्तित्व ने मुझ पर जादू में बांध दिया है। तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो, मैं हिचक नहीं सकती थी। लेकिन खैर, तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत? तुम पर भार होती थी मैं। मैंने अपने को खींच लिया। अब कभी तुम्हारे जीवन में आने का साहस नहीं करूंगी। यह भी कैसे कहूँ कि कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे तूफानी व्यक्तित्व के सामने मैं तुच्छ हूँ, तिनके से भी तुच्छ। लेकिन आज जा रही हूँ, अब कभी यहाँ आने का साहस न करूंगी। लेकिन क्या चलते चलते वक्त आशीर्वाद भी न दोगे? कुछ आगे का रास्ता न बताओगे? बिनती ने झुककर चंदर के पैर पकड़ लिए और सिसक कर रोने लगी। चंदर ने बिनती को उठाया और पास की कुर्सी पर बिठा दिया और सिर पर चंदर हाथ रखकर बोला, आशीर्वाद देवताओं से मांगा जाता है। मैं अब प्रेत हो चुका हूँ बिनती। चंदर अब एकांत चाहता है। और वह चंदर को मिल गया था। पूरा घर खाली, एक महाराजिन, माली और नौकर, और सारे घर में सिर्फ सन्नाटा, और उस सन्नाटे का प्रेत चंदर। चंदर चाहे जितना टूट जाए, चाहे जितना बिखर जाए, लेकिन चंदर हारने वाला नहीं था। वह हार भी जाए, लेकिन हार स्वीकार करना उसे नहीं आता था। उसके मन में अब सन्नाटा। अपने मन के पूजा गृह में स्थापित सुधा की पावन प्रांजल देव मूर्ति को उसने कठोरता से उठाकर बाहर फेंक दिया था। मंदिर की मूर्तिमयी पवित्रता बिनती को अपमानित कर दिया था, और मंदिर के पूजा उपकरणों को, अपने जीवन के आदर्शों और मानदंडों को उसने चूर चूर कर डाला था। और बुत शिकन विजेता की तरह क्रूरता से हंसते हुए मंदिर के भग्नावशेषों पर कदम रखकर चल रहा था। उसका मन टूटा हुआ खंडहर था, जिसके उजाड़ बेछत कमरों में चमगादड़ बसेरा करते थे, और उसके ध्वंसावशेषों पर गिरगिट पहरा देते थे। काश कि कोई उन खंडहरों की ईंटें उलट कर देखता। हर पत्थर के नीचे पूजा मंत्र सिसकते हुए मिलते। हर धूल की परत में घंटियों की बेहोश ध्वनियाँ मिलती। हर कदम पर मुरझाए हुए पूजा के फूल मिलते, और हर शाम सवेरे भग्न देव मूर्ति का करुण रुदन दीवारों पर सिर पटकता हुआ मिलता। लेकिन चंदर ऐसा वैसा दुश्मन नहीं था। उसने मंदिर को चूर चूर कर उसे अपने गर्व का पहरा लगा दिया था कि कभी भी कोई उस खंडहर के अवशेष को रेत कर पुराने विश्वास, पुरानी अनुभूतियां, पुरानी पूजाएं फिर से न जगा दे। बुशकन तो मंदिर तोड़ने के बाद सारा शहर जला देता है, ताकि शहर वाले उस मंदिर को न बना पाए। ऐसा था चंदर। अपने मन को सुनसान कर लेने के बाद उसने अपनी जिंदगी, अपना रहन सहन, अपना मकान और अपना वातावरण भी सुनसान कर लिया था। अगहन आ गया था, लेकिन उसके चारों ओर जेठ की दोपहरी से भी भयानक सन्नाटा था। बिनती जब से गई उसने कोई खत नहीं भेजा था। सुधा के भी पत्र बंद हो चुके थे। पम्मी के 2 खत आए। पम्मी आजकल दिल्ली घूम रही थी, लेकिन चंदर ने पम्मी को कोई जवाब नहीं दिया। अकेला अकेला, बिल्कुल अकेला, सहारा मरुस्थल की नीर और भयावनी शांति। और जब वह कांपता हुआ लाल सूरज बालू के क्षितिज पर अपनी आखिरी सांसें तोड़ रहा हो, और बालू के टीलों की अधमरी छायाएं लहरदार बालू पर धीरे धीरे रेंग रही हूँ। बिनती के ब्याह को 15 दिन रह गए थे कि सुधा का एक पत्र आया। मेरे देवता, मेरे नयन, मेरे पंथ, मेरे प्रकाश, आज कितने दिनों बाद तुम्हें खत लिखने का मौका मिल रहा है। सोचा था बिनती के ब्याह के महीने भर पहले गांव आ जाऊंगी, तो एक दिन के लिए तुम्हें आकर देख जाऊंगी। लेकिन इरादे इरादे हैं और जिंदगी जिंदगी। अब सुधा अपने जेठ और सास के लड़के की गुलाम है। ब्याह के दूसरे दिन ही चला जाना होगा। तुम्हें यहाँ बुला लेती, लेकिन यहाँ बंधन और पर्दा तो ससुराल से भी बदतर है। मैंने बिनती से तुम्हारे बारे में पूछा, वह कुछ नहीं बताई। पापा से इतना मालूम हुआ कि तुम्हारी थीसिस छपने गई है, कन्वोकेशन नज़दीक है। तुम्हें याद है, वादा था कि तुम्हारा गाउन पहनकर मैं फ़ोटो खिंचवाऊंगी। वह दिन याद करती हूँ तो जाने कैसा होने लगता है। एक कन्वोकेशन की फ़ोटो खिंचाकर जरूर भेज देना। क्या तुमने बिनती को कोई दुख दिया था? बिनती हरदम तुम्हारी बात पर आंसू भर लाती है। मैंने तुम्हारे भरोसे बिनती को वहाँ छोड़ा था। मैं उससे दूर, माँ का सुख उसे नहीं मिला, पिता मर गए। क्या तुम उसे इतना भी प्यार नहीं दे सकते? मैंने तुम्हें बार बार सहेज दिया था। मेरी तंदुरुस्ती अब कुछ ठीक ठीक है, लेकिन जाने कैसी है,
कभी कभी सिर में दर्द होने लगता है, जी मिचलाने लगता है। आजकल वह बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वे मुझे समझ नहीं पाए। सारे सुख और आज़ादी के बीच मैं कितनी असंतुष्ट हूँ। मैं कितनी परेशान हूँ। लगता है हजारों तूफान हमेशा नसों में गहराया रहता है। चंदर, एक बात कहूँ, अगर बुरा न मानो, आज शादी के 6 महीने बाद भी मैं यही कहूँगी कि चंदर, तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारे लिए बनी थी। उसके रेशे में वे तत्व हैं जो तुम्हारी ही पूजा के लिए थे। तुमने मुझे दूर फेंक दिया, लेकिन इस दूरी के अंधेरे में भी जन्म जन्मांतर तक भटकती हुई सिर्फ तुम ही को ढूंढूंगी, इतना याद रखना। और अगर इस बार तुम मिल गए तो जिंदगी की कोई ताकत, कोई आदर्श, कोई सिद्धांत, कोई प्रवंचना मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकेगी। लेकिन मालूम नहीं पुनर्जन्म सच है या झूठ। अगर झूठ है तो सोचो चंदर कि इस अनादिकाल के प्रवाह में सिर्फ एक बार मैंने अपनी आत्मा का सत्य ढूंढ पाया था, और वह अनंत काल के लिए उसे खो दिया। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो बताओ मेरे देवता, क्या होगा? करोड़ों सृष्टियां होंगी, प्रलय होंगे, और मैं अतृप्त चिंगारी की तरह असीम आकाश में तड़पती हुई अंधेरे की हर परत से टकराती रहूंगी। न जाने कब तक के लिए। ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों पूजा की प्यास बढ़ती जा रही है। काश मैं सितारों के फूल और सूरज की आरती से तुम्हारी पूजा कर पाती। लेकिन जानते हो मुझे क्या करना पड़ रहा है? मेरे छोटे भतीजे नीलू ने पहाड़ी चूहे पाले हैं। उनके पिंजरे के अंदर एक पहिया लगा है और ऊपर घंटियां लगी हैं। अगर कोई अभागा चूहा उस चक्र में उलझ जाता है तो ज्यों त्यों छूटने के लिए वह पैर चलाता है, त्यों त्यों चक्र घूमने लगता है, घंटियां बजने लगती हैं। नीलू बहुत खुश होता है, लेकिन चूहा थककर बेदम होकर नीचे गिर पड़ता है। कुछ ऐसे ही चक्र में मैं फंस गई हूँ चंदर। संतोष सिर्फ इतना है कि घंटियां बजती हैं, तो शायद तुम उसे पूजा के मंदिर की घंटियां समझते होगे। लेकिन खैर, सिर्फ इतनी प्रार्थना है चंदर कि अब थककर जल्दी ही गिर जाऊं। मेरे भाग्य खत का जवाब जरूर देना, जल्दी ही देना। पम्मी अभी आई या नहीं? तुम्हारी जन्म जन्म की प्यासी सुधा। चंदर ने खत पढ़ा और फौरन लिखा, प्रिय सुधा, तुम्हारा पत्र बहुत दिनों के बाद मिला। तुम्हारी भाषा वहां जाकर बहुत निखर गई है। मैं तो समझता हूँ कि अगर खत कहीं छपा दिया जाए तो लोग इसे किसी रोमांटिक उपन्यास का अंश समझें, क्योंकि उपन्यासों के पात्र ऐसे ही खत लिखते हैं, वास्तविक जीवन के नहीं। खैर, मैं अच्छा हूँ। हर एक आदमी जिंदगी से समझौता कर लेता है, किंतु मैंने जिंदगी से समर्पण कराकर उसके हथियार रख दिए हैं। अब किले के बाहर से आने वाली आवाजें अच्छी नहीं लगती, न खतों के पाने की उत्सुकता, न जवाब लिखने का आग्रह। अगर मुझे अकेला छोड़ दो तो बहुत अच्छा होगा। मैं विनती करता हूँ, मुझे खत मत लिखना। आज विनती करता हूँ, क्योंकि आज्ञा देने का साहस भी नहीं, अधिकार भी नहीं, व्यक्तित्व भी नहीं। खत तुम्हारा तुम्हें भेज रहा हूँ। कभी जिंदगी में कोई ज़रूरत आ पड़े तो ज़रूर याद करना, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। अपने में संतुष्ट, चंद्र कपूर कुमार। उसके बाद फिर वही सुनसान जिंदगी का ढर्रा। खंडहर के सन्नाटे में भूल कर आई हुई बांसुरी की आवाज की तरह सुधा का पत्र। सुधा का ध्यान आया और चला गया। खंडहर का सन्नाटा, सन्नाटे के उल्लू, गिरगिट और पत्थर कांपे और फिर मुस्तैदी से अपनी जगह पर थम गए। और उसके बाद फिर वही उदास सन्नाटा, टूटता हुआ सा अकेलापन और मूर्छित दोपहरी के फूल सा चंदर। नवंबर का एक खुशनुमा बिहान। सोने के कांपते तारे बहुत ही ठंडी हवाओं में उलझे हुए थे। आकाश का एक छोटे बच्चे के नीलम नयनों की तरह भोला और स्वच्छ लग रहा था। क्यारियां शरद के फूलों से भर गई थीं और एक नई ताजगी मौसम और मन में पुलक उठी थी। चंदर अपना पुराना कत्थई स्वेटर और पीले रंग के पश्मीने का लंबा कोट पहने लॉन में टहल रहा था। छोटे छोटे पिल्ले धूप पर किलोल कर रहे थे। सहसा एक कार आकर रुकी और पम्मी उसमें से कूद पड़ी और कुंवारी हिरणी की तरह दौड़कर चंदर के पास पहुंची। हेलो माय बॉय, मैं आ गई। चंदर कुछ नहीं बोला। आओ ड्राइंग रूम में बैठो, उसने उसी मुर्दा सी आवाज में कहा। उसे पम्मी के आने की कोई प्रसन्नता नहीं थी। पम्मी उसके उदास चेहरे को देखती रही, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्यों कपूर, कुछ बीमार हो क्या?
नहीं तो आजकल मुझे मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, अकेला घर भी है। उसने उसी फीकी आवाज में कहा। क्यों, मिस सुधा कहाँ है? और डॉक्टर शुक्ला? वे लोग मिस बिनती की शादी में गए हैं। अच्छा, उसकी शादी भी हो गई? डैम इट, जैसे ये लोग पागल हो गए हैं। बटी, सुधा, विनती, क्यों मिलते जुलते क्यों नहीं हो तुम? यूं ही, बस मन नहीं होता। समझ गई, जो मुझे 3-4 साल पहले हुआ था। कुछ निराशा हुई है तुम्हें? पम्मी बोली। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कहना मत अपनी जबान से। स्वीकार कर लेने से पुरुष का गर्व टूट जाता है। यही तो तुम्हारे चरित्र में मुझे प्यारा लगता है। खैर, यह ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। मसूरी में इतने दिन क्या करती रही? चंद्र ने पूछा। योग साधन, पम्मी ने हंसकर कहा। जानते हो, आजकल मसूरी में बर्फ पड़ रही है। मैंने कभी बर्फ से पहाड़ नहीं देखे थे। अंग्रेजी उपन्यासों में बर्फ पड़ने का जिक्र सुना था। सोचा देखती जाऊं। क्या कपूर, तुम खत क्यों नहीं लिखते थे? मन नहीं होता था। अच्छा, बड्डी की शादी कब होगी? चंदर ने बात टालने के लिए कहा। हो भी गई, मैं आ भी नहीं पाई कि सुनते हैं जेनी एक दिन बर्टी को पकड़कर खींच ले गई और पादरी से बोली, अभी शादी करा दो। उसने करा दी। लौटकर जेनी ने बर्टी का शिकारी सूट फाड़ डाला और अच्छा सा सूट पहना दिया। बड़े विचित्र हैं दोनों। एक दिन सर्दी के वक्त बर्टी स्वेटर उतार कर जेनी के कमरे में गया तो मारे गुस्से के जेनी ने सिवा पतलून के सारे कपड़े उतारकर बर्टी को कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं तो जब से आई हूँ रोज नाटक देखती हूँ। हाँ देखो, यह तो मैं भूल ही गई थी। और उसने अपनी जेब से पीतल की एक छोटी सी मूर्ति निकालकर मेज पर रख दी। एक भोटिया औरत इसे बेच रही थी। मैंने इसे मांगा तो वह बोली सिर्फ मर्दों के लिए है। मैंने पूछा क्यों? तो बोली, अगर इसे मर्द पहन लें तो उस पर किसी औरत का जादू नहीं चलता। वह औरत या तो मर जाती है या भाग जाती है या उसका ब्याह किसी दूसरे से हो जाता है। तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए लेती चलूं। चंदर ने देखा कि वह अवलोकितेश्वर की महायानी मूर्ति थी। उसने हंसकर उसे ले लिया और बोला, और क्या लाई अपने लिए? अपने लिए एक नया रहस्य लाई हूँ। क्या? इधर देखो मेरी ओर, मैं सुंदर लगती हूँ? चंदर ने देखा, पम्मी 18 साल की लड़की सी लगने लगी है। चेहरे के कोने भी जैसे गोल हो गए थे और मुंह पर बहुत ही भोलापन आ गया था। आंखों में क्वारापन आ गया था। चेहरे पर सोना और केसर, चंपा, हर श्रृंगार घुल मिल गए थे। सचमुच पम्मी, लगता है जैसे कौमार्य लौट आया है तुम पर। तो परियों के कुंज से अपना बचपन फिर चुरा लाई क्या? नहीं कपूर, यही तो रहस्य लाई हूँ, हमेशा सुंदर बनने रहने का। और परियों के कुंजों से नहीं, गुनाहों के कुंजों से। मैंने हिमालय की छांव में एक नया संगीत सुना कपूर, मासलता का संगीत। मसूरी के समाज में घुल मिल गई और मादक अनुभूतियां बटोरती रही बिना किसी पश्चाताप के। और मैंने देखा कि दिनों दिन निखरती जा रही हूँ। कपूर, सेक्स इतनी बुरा नहीं जितना मैं समझती थी। तुम्हारी क्या राय है? हाँ, मैं देख रहा हूँ, सेक्स लोगों को उतना बुरा नहीं लगता जितना मैं समझता था। नहीं चंदर, सिर्फ इतना ही नहीं। अच्छा मान लो जैसे तुम आजकल बहुत उदास हो और तुम्हारा सिर इस तरह अपनी गोद में रख लूं तो कुछ संतोष नहीं होगा तुम्हें? और पम्मी ने चंदर का सिर सचमुच अपने श्वासांदोलित वक्ष से चिपका लिया। चंदर झल्ला कर अलग हट गया। कैसी अजीब लड़की है। थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर बोला, क्यों पम्मी, तुम एक लड़की हो? मैं तुम्ही से पूछता हूँ, क्या लड़कियों के लिए प्रेम में सेक्स अनिवार्य है? हाँ, पम्मी ने स्पष्ट स्वरों में जोर देकर कहा। लेकिन पम्मी, मैं तुमसे नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक लड़की है जिसको मैंने प्यार किया है। लेकिन शायद वह मुझसे शादी नहीं कर पाएगी। मेरे उसके कोई शारीरिक संबंध भी नहीं है। क्या तुम इसे प्यार नहीं कहोगी? कुछ दिन बाद जब उसकी शादी हो जाए तब पूछना, तुम्हारा सारा प्रेम मर जाएगा। पहले मैं भी तुमसे कहती थी पुरुष और नारी के संबंधों में एक अंतर जरूरी है। अब लगता है यह एक भुलावा है, अपने से पम्मी ने कहा। लेकिन दूसरी बात तो सुनो, उसी की एक सखी है। वह जानती है कि मैं उसकी सखी को प्यार करता हूँ, उसे नहीं कर सकता। कहीं सेक्स की तृप्ति का सवाल नहीं, फिर भी वह मुझे प्यार करती है। इसे तुम क्या कहोगी? चंदन ने पूछा। यह और दूसरे ढंग की परिस्थिति है। देखो कपूर, तुमने हिप्नोटिज्म के नाम
के बारे में नहीं पढ़ा। ऐसा होता है कि अगर कोई हिप्नोटिज्म एक लड़की को हिप्नोटाइज कर रहा है और बगल में एक दूसरी लड़की बैठी है जो चुपचाप या देख रही है, तो वातावरण के प्रभाव से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वह भी हिप्नोटाइज हो जाती है, लेकिन वह एक क्षणिक मानसिक मूर्छा होती है जो टूट जाती है, पम्मी ने कहा। चंदर को लगा जैसे बहुत कुछ सुलझ गया। एक क्षण में उसने मन का बहुत सा भार उतर गया। पम्मी, मुझे तुम ही एक लड़की मिली जो साफ बातें करती हो और एक शुद्ध तर्क और बुद्धि के धरातल से। बस, मैं आज तक बुद्धि का उपासक हूँ। भगवान से चिढ़ है। बुद्धि और शरीर, बस यही दो आदमी के मूल तत्व हैं। हृदय तो दोनों के अंतर संघर्ष की उलझन का नाम है, पम्मी ने कहा और सहसा घड़ी देखते हुए बोली, 9 बज रहे हैं, चलो। 9:30 से मैटिनी है, आओ देख आए। मुझे कॉलेज जाना है, मैं जाऊंगा नहीं कहीं। मम्मी, आज इतवार है प्रोफेसर कपूर, पम्मी चंदर को उठाकर बोली। मैं तुम्हें उदास नहीं होने दूंगी, मेरे मीठे सपने। तुमने भी मुझे इस उदासी के इंद्रजाल से छुड़ाया था, याद है ना? और चंदर के माथे पर अपने गर्म मुलायम होठ रख दिए। माथे पर पम्मी के होठों की गुलाबी आग चंदर की नसों को गुदगुदा गई। वह क्षण भर के लिए अपने को भूल गया। पम्मी के रेशमी फ्रॉक के गुदगुदाते हुए स्पर्श, उसके वक्ष की अलभ्य गरमाई और उसके स्पर्श के जादू में खो गया। उसके अंग अंग में सुबह की शबनम ढलकने लगी। पम्मी उसके बालों को उंगलियों से सुलझाती रही, फिर कपूर के गाल पर थपथपाकर बोली, चलो। कपूर जाकर बैठ गया। तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। चंदर ड्राइव करने लगा और पम्मी कभी उसके कॉलर, कभी उसके बाल, कभी होठों से खेलती रही। 7 चांद की रानी ने आखिर अपनी निगाहों के जादू से सन्नाटे के प्रेत को जीत लिया। स्पर्शों के सुकुमार रेशमी तारों ने नगर की आग को शबनम से सींच दिया, उबड़ खाबड़ खंडहर को अंगों के गुलाब की पंखुड़ियों से ढक दिया और पीड़ा के अंधेरे से सीपियां पलकों से झरने वाली दूधिया चांदनी से धो दिया। एक संगीत की लय थी जिसमें स्वर्गभ्रष्ट देवता खो गया था। संगीत की लय थी या उद्गम यौवन का भरा हुआ ज्वार था जो चंदर को एक मासूम फूल की तरह बहा ले गया। जहाँ पूजा दीप बुझ गया था, वहाँ तरुणाई की सांस की इंद्रधनुषी समा झिलमिला उठी थी। जहाँ फूल मुरझाकर घुल मिल गए थे, वहाँ मुखर्जी स्पर्शों से सुकुमार हर सिंगार झर पड़े। आकाश के चांद के लिए जीवन के आंगन में मचलता हुआ कन्हैया थाली के प्रतिबिंब में ही भूल गया। चंदर की शामें पम्मी के अदम्य रूप की छांव में मुस्कुरा उठी। ठीक 4 बजे पम्मी आती, कार पर चंदर को ले जाती और चंदर 8 बजे लौटता। प्यार के बिना कितने महीने कट गए, पम्मी के बिना एक शाम नहीं बीत पाती। लेकिन अब भी चंदर ने अपने को इतना दूर रखा कि कभी पम्मी के होठों के गुलाबों ने चंदर के होठों के मूंगे से बातें भी नहीं की थी। एक रात जब वह लौटा तो देखा कि अपनी कार आ गई है। उसका मन फूल उठा, जैसे कोई अनाथ भटका हुआ बच्चा अपने संरक्षक की गोद के लिए तड़प उठता है। वैसे ही वह पिछले 1.5 महीने से डॉक्टर साहब के लिए तरस गया था। जहाँ इस वक्त उसके जीवन में सिर्फ नशा और नीरसता थी, वहीं हृदय के एक कोने में सिर्फ एक सुकुमार भावना रह गई थी। वह थी डॉक्टर शुक्ला के प्रति। वह भावना कृतज्ञता की भावना नहीं थी। डॉक्टर शुक्ला इतने दूर नहीं थे कि अब वह उनके प्रति कृतज्ञ हो। इतने बड़े हो जाने पर भी वह जब कभी डॉक्टर को देखता तो ऐसा लगता था जैसे कोई नन्हा बच्चा अपने अभिभावक की गोद में आकर निश्चिंत होता जाता है। उसने आकर देखा, डॉक्टर साहब बरामदे में टहल रहे हैं। चंदर दौड़कर उनके पांव पर गिर पड़ा। डॉक्टर साहब ने उसे गले से लगा लिया और बड़े प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, कन्वोकेशन हो गया, डिग्री जीत लाए? जी हाँ, बड़ी विनम्रता से चंदर ने कहा। बहुत ठीक, अब डीलिट की तैयारी करो, तुम्हें जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है। डॉक्टर साहब बोले, मैं तो 15 जनवरी को दिल्ली जा रहा हूँ, कम से कम साल भर के लिए। इतनी जल्दी? ऑफर कब आया? चंदर ने अचरज से पूछा। मैं उन दिनों दिल्ली गया था, तभी एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई थी। डॉक्टर साहब ने चंदर को देखते हुए कहा, अरे तुम कुछ दुबले हो रहे हो, क्यों? महाराज ने ठीक से काम नहीं किया? नहीं, चंदर हंसकर बोला। विनती की शादी ठीक ठाक हो गई? विनती की शादी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए टहलते हुए एक बड़ी फीकी हंसी हंसकर कहा, विनती और तुम्हारी बुआ जी दोनों अंदर हैं। अंदर हैं? चंदर को यह रहस्य कुछ समझ में नहीं आया था। इतनी जल्दी विनती लौट आई? विनती गई ही कहाँ? डॉक्टर साहब ने चुपचाप से झुका लिया और कहा। बहुत करुण उदासी उनके मुंह पर छा गई।
वह बेचैनी से बरामदे में टहलने लगे। चंदर का साहस नहीं हुआ कुछ पूछने का। कुछ अमंगल अवश्य हुआ है। वह अंदर गया। बुआ जी अपनी कोठरी में सामान रख रही थीं और बिनती बैठी सिल पर उड़द की भीगी दाल पीस रही थी। बिनती ने चंदर को देखा, दाल में सने हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किए। सिर को आंचल से ढककर चुपचाप दाल पीसने लगी। कुछ बोली नहीं। चंदर ने प्रणाम किया और जाकर बुआ जी के पैर छू लिए। अरे चंदर, आओ बेटवा, हम तो लुट गए। और बुआ वहीं देहरी पर सिर थाम कर बैठ गई। क्या हुआ बुआ जी? होता का भैया, जौन बदा रहा भाग में ओही हवा। और बुआ अपनी धोती से आंसू पोंछकर बोली, ई हमरी छाती पर मूंग दरे के लिए बदी रही तौन जमी है। भगवान कौनों को ऐसी कलंकनी बिटिया न दे। 3 भावरी के बाद बारात उठ गई। भैया, हमारा तो कुल डूब गया। और बुआ जी ने उच्च स्वर में रुदन शुरू किया। बिनती ने चुपचाप हाथ धोए और उठकर छत पर चली गई। चुप रहो, अब रोय रोय के काहे जीव हलकान करत हऊ। गुणवंती बिटिया बाय हजारन आय के बिटिया के लिए गोड़े